नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। एक बार फिर इस चुनावी माहौल में कोरोना जंग फिर निकल कर के सामने आ गया है। हम लोगों ने क्या पूरी दुनिया ने कोरोना की त्रासदी झेला था और कोरोना की त्रासदी के बारे में कहा जाता है कि उसमें जिस तरीके से हमारी भारत सरकार और खास करके मोदी जी ने जिस तरीके का यहाँ पर कृत्य किया, इन्होंने स्वयं आमंत्रित किया कोरोना को। जिस समय अमेरिका में कोरोना डिक्लेयर हो चुका था, सारी फ्लाइटें बंद थी, पूरी दुनिया की फ्लाइट बंद थी, कहीं कोई आवागमन रुका हुआ था। वहां मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मैं बारातियों के उन लोगों को यहाँ लाया बिना किसी चेकिंग के और यहाँ पर 2 जगह उन्होंने उनका भव्य रूप से स्वागत किया और जिसके फल ये परिणाम ये हुआ कि उनके जाते ही यहाँ एक आग की तरह जंगल की आग की तरीके से कोरोना फैला और पूरे देश में कोरोना व्याप्त हो गया। और उस कोरोना का पीड़ित एक आदमी आपके सामने है जो कि सीधे सीधे हमारे साथी कहते हैं कि आप जमराज से युद्ध करके और इस धरती पर पुनः आपका उतार हुआ है, वहां से आप जूझ के आए। वहां तक तो फिर भी ठीक था। मोदी जी नारा देते थे आपदा में अवसर, आपदा में अवसर उन्होंने तलाशा, जबकि पूरी दुनिया के पैमाने पर लोग लगे हुए थे अस्पताल बनवाने में, उनको दवाइयां देने में, उनकी चिकित्सा करने में, और मोदी जी लगे हुए थे कि आपदा में, इस आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाए। इस अवसर के लिए उन्होंने एक अलग से पीएम केयर फंड खोला और अपूर्व पैसा उसमें उन्होंने जमा करवाया। उस पैसे का क्या हुआ आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद बाहर से वैक्सीन मंगवाना शुरू किया। उसके बाद देखा कि ये वैक्सीन लग जाएगी तो सबकी सुरक्षा हो जाएगी। चलिए साहब, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देसी वैक्सीन हमारी होगी और उन्होंने यहाँ पर कोविशील्ड करके एक वैक्सीन बनवाया, कहा कि हमारा उत्पादन है, ये हमारे यहाँ का उत्पादन है। और इनके एक मित्र थे बाबा रामदेव, तो भी उस समय आपदा का में अपना आपदा में अवसर तलाशे और उन्होंने भी तमाम दवाइयां निकाली। तमाम लोग सक्रिय हो गए, आपदा में अवसर तलाश करके धन्ना सेठ बनना शुरू किए, जनता का पैसा चूसना शुरू किया हर तरीके से, जहां से भी हो जनता को चूसो, जनता को चूसो। उसके बाद भी स्थिति यह हुआ कि लाशों का अंबार लग गया। अपने श्मशान गृह में वो जगह नहीं रह गया, अपने ये कब्रिस्तान में अपनी जगह नहीं रह गई। तो फल ये हुआ कि नदियों में, नालों में, जहां तहां शव को बहाया जाने लगा और उसकी तस्वीरें बाद में बहुत ही निकल करके सामने आई और पूरा एकदम पट गया, पूरा देश बिछ गया उससे। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज समझ में आई कि इन्होंने जो कोविशील्ड लगाया, उस समय विपक्षी दलों ने, हम सारे लोगों ने उसका विरोध किया था कि ये कहाँ है, इसका टेस्ट कहाँ हुआ है, किसके ऊपर इसको टेस्ट किया गया है। तो कहा गया कि आप हमारे ऊपर, हम प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे ऊपर अविश्वास करते हैं, आप देशद्रोह का काम करते हैं। और अब जाकर के खुला है मामला कि वो जो एस्ट्राजेनेका, जो जिसके आधार पर कोविशील्ड बनाया गया था, उन्होंने अमेरिका में उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, हमारे फार्मूले से आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है, उनका खून जम सकता है। तो ये सारी उन्होंने वो देखिए टीटीएस के साइड इफेक्ट को उन्होंने बताया। पहले हुआ कि उसी के आधार पर हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कोविशील्ड को बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि जब उनके फार्मूले को हमने लिया तो, और उसको बिना जांच के दिया, और आधार पूनावाला अकूत पैसा उससे इकट्ठा किया। 30 रुपए जिस पर लागत आती थी, 700 रुपए, 800 रुपए करके उसका भुगतान दिया गया, जनता से लिया गया। और जहां पर जनता से नहीं दिया गया तो तुम लोग सरकारी खजाने से पैसा गया। तो कुल जो उल्टा करके देश की संपदा को लूट करके आधार पूनावाला के अपना तिजोरी में पैसा को भर दिया गया। और उससे जो दुखद चीजें हैं कि आधार पूनावाला को ऐसे ही आपने किया और उसका इन्होंने बाकायदे विज्ञापन किया, हर सर्टिफिकेट, मैंने सबको उसको अनिवार्य कर दिया गया कि आपको कोविशील्ड का इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना है। अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आप ट्रेन की यात्रा नहीं कर सकते, आप हवाई जहाज की यात्रा नहीं कर सकते, आप किसी सरकारी दफ्तर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। मैंने एक तरीके से फोर्स किया गया सबको कि नहीं, आपको लगवाना ही लगवाना है। और उस सर्टिफिकेट पर मोदी जी अपनी मुस्कुराती हुई एक फोटो सबके घर में पहुंच गई, सबके पास पहुंच गई, मोदी जी सबके पास पहुंच गए। आप क्या कह रहे हैं साहब? फिर आधार पूनावाला ने क्या किया
कि यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड बना है, जिसको इन्होंने पीएम केयर फंड में तो सबसे पैसा दिया ही, अभी तो उसका हिसाब आना बाकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक मुश्त 52 करोड़ रुपए, 52 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने खरीद करके भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी जी को उसने दिया। तो यह क्या था? ये था कि उसमें चुप रहे, हमने जो अगाध पैसा इकट्ठा किया है, ये तो आपको हमने व्हाइट में दिए, अब पीछे से न जाने कैसे क्या दिए होंगे, अब उसका तो पोल खुलेगा बाद में तो अपना पता चलेगा। तो इस तरीके से जनता के मौत का सौदा करते हुए इन्होंने बाकायदे घुस लिया अडारपुरी वाला से। अब उसकी पोल पट्टी खुल गई है। अब पोल पट्टी खुल गई है तो वे लोग कहाँ किसको कहा गया था, कहाँ जबरदस्ती किया गया था, और उसके चलते हमारा वो हुआ। आज वो फिर परसों से वो जब से इसका रहस्य उद्घाटन हुआ है, तब से फिर तूफान मचा हुआ है, दुनिया के पैमाने पर तूफान मचा हुआ है, और देश में भी, हमारे भारत में भी तूफान मचा हुआ है कि ये मौत का सौदागर हमारी जिंदगी से सौदा करके लाशों पर खड़ा होकर के तुम अट्टहास कर रहे हो आज की तारीख में, तुमको फिर चाहिए तीसरी बार के लिए 400 सीट से ज्यादा आपको चाहिए, ताकि तो फिर उसके बाद एक कोई आपको पूछने वाला न रहे। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए अपने बहुजन संवाद में आपके सामने उपस्थित है। आइए हम अपने इस प्रबुद्ध पैनल से हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अनुराधा वत्स जी, आप नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं, आप जुड़ी हैं रांची से। हमारे साथ डॉक्टर अभय ओहरी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ बम्बई से जुड़े हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आप भारत बचाओ अभियान के, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व वाइस चांसलर विभूत नारायण राय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं डॉक्टर रवि यादव जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभय छेड़ा जी। अभय छेड़ा जी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, और उस समय जिस समय पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, कोई डॉक्टर किसी को छूने की स्थिति में नहीं था, हमारे गांव का जिसको झोला छाप डॉक्टर लोग कहते हैं, उन लोगों ने सही माने में देश का, समाज का उपकार किया और सबके घरों में जाकर के ढाढ़स बढ़ाया, और खास करके होम्योपैथी के लोग तो इनके योगदान को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद किया जाना चाहिए। हमारे अभय छेड़ा जी हैं, तो हम तो शुरुआत में, और अभय छेड़ा जी इस कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के शुरू से इनका कहना था, इन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था, इन्होंने कहा था कि नहीं, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम चाहेंगे कि ये सबसे पहले अभय छेड़ा जी अपनी बात को रखें। अभय छेड़ा जी। जी हाँ, नमस्कार। ये जो वैक्सीन इन जनरल का जो मामला है, सभी वैक्सीन मैं करीबन लास्ट 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ। शुरुआत में मुझे कुछ ऐसा लिखने का मन हुआ कि मैं वैक्सीन के ऊपर लिखूं, उसके लिए अध्ययन चालू किया, लेकिन अध्ययन करते ऐसा लगा कि ये पूरा जो मामला है वैक्सीन भाई थोड़ा लाउडर, यू विल हैव टू बी लिटिल लाउडर, थोड़ा जोर से बोलिए आप। तो ये जो पूरा वैक्सीन का जो मामला है वो पूरा ही जरूरत बिना का है, बिन जरूरी है। वैक्सीन क्रिएटर का एक इंसल्ट है अगर वैक्सीन देना या दिलवाना। जो क्रिएटर या जो परमात्मा जो पूरी सृष्टि बनाई है उसका एक इंसल्ट है कि जैसे कि परमात्मा ने बच्चा पैदा किया है या ये दुनिया में लाया है, आधा अधूरा लाया है, और बाकी डॉक्टर और सोशल वर्कर से उनको पूरा करना है। तो ये पूरा एक फिलोसफी गलत है। जो बच्चा पैदा होता है पूरा उसका शस्त्र सरंजाम के साथ पैदा होता है, जो भी उसको जरूरी है वो खुद पैदा कर सकता है अपने आप, बिना किसी इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस से। तो वैक्सीन एक बड़ा इंटरफेरेंस है, वो जो बीमारियां पैदा करता है, रोकने के नाम पे बीमारियां पैदा करता है। तो ये एक बैकग्राउंड था। जब भी इतना स्टडी करने के बाद लगा कि इसके ऊपर कुछ लिखना भी फिजूल समय बर्बादी है। सिर्फ पेशेंट को कहते गए कि ये वैक्सीन बिन जरूरी है, नहीं लगवाना है, नुकसानकारक है और क्रिएटर का इंसल्ट है, बस इतना ही सार उनको पेशेंट को देते गए। बाद में कई वर्षों बाद ये जो है 2020 जनवरी से जो मार्च से चालू हुआ लॉकडाउन, तब वापस ये कोविड वैक्सीन वो सबका प्रोपेगेंडा चालू हुआ ये फर्जी महामारी के बाद। और बाद में पूरा फर्जी महामारी लॉकडाउन में एक ही प्रोपेगेंडा था
कि ये नया बीमारी है, इसकी कोई दवाई नहीं है और सिर्फ वैक्सीन ही एक इसका बचाव है, ऐसे करके उसका बहुत प्रचार किया, प्रोपेगेंडा किया और पूरा माहौल बनाया ये जो वैक्सीन बेचने का, देने का, दिलवाने का, और एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन किया। और बचाव के नाम पे जो ठूसा गया खून में वो इनफैक्ट और भी घातक था। कोविड तो एकदम मामूली बुखार था, एक फ्लू का एक रीब्रांडिंग था, बस उसको एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के तौर पे प्रसार किया वैक्सीन बेचने के लिए, और इतना उसको डरावना बताया कि आदमी डर से ही मर जावे, और क्वारंटाइन करना बेफिजुल का और उससे डराना, और उसके बाद में एडमिट किया तो रेमडेसिविर ऐसे जो और भी घातक दवाई हैं ऐसे उससे मारना। इवन अमेरिका में तो इवन व्यक्ति मर गया एडमिशन के बाद तो उसको इनाम मिलता था डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, वैसे भी मामले थे। तो क्लियरली एक डी पॉपुलेशन एजेंडा था, और बाद में जो ये मनगढ़ंत जो वैक्सीन कहते हैं उससे और भी लोगों को मारने का षड्यंत्र बनाया गया। तो ये एक एजेंडा, डी पॉपुलेशन एजेंडा के तहत ये पूरा कारोबार था। और इसमें ये ऐसा था कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, बायो वॉर कहेंगे, कि खुद के देश के खुद के प्रधानमंत्री, खुद की सरकार दिखती है उसके द्वारा ये घोषित करके मरवाओ लोगों को। तो ये टाइप का ये एक बायो वॉर हमने महसूस किया, और लॉकडाउन के समय से इसका हमने जम के विरोध किया, और लोगों को ब्लैकमेल करते गए कि अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं लिया है, तो आपको ट्रेन में जाने को मिलेगा नहीं, आपको मॉल में जाने को मिलेगा नहीं, आपको ऑफिस में जाने को मिलेगा नहीं, और ऐसे ही बंदिश बना के रखा था। तो वो समय पे हमारे जो एडवोकेट नीलेश ओझा जी है, उन्होंने केस में जीत के एक प्रावधान बनाया कि जिसके पास ये वैक्सीन एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है वो सब मुक्त हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली वो समय पे हमने करीबन 5,000 लोगों के ऊपर लोगों को ये वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया, एग्जेम्पशन, उसके कारण वो फ्रीली घूम सके, फ्रीली फिर सके, मॉल में जा सके, ऑफिस में काम कर सके, अपनी ड्यूटी निभा सके। तो मैंने मेरी लाइफ में इतना खराब समय जहां सरकार एक हमें बचाव नहीं करी लेकिन हमारे लिए घातक थी, वो हमने देखा। और उसके बाद में हमारी आंखें काफी खुल गई कि भाई ये जिसको हम कहते हैं सरकार हमारे लिए काम करती है, नहीं, ये सरकार कुछ दूसरा ही कुछ कर रही है। हमको सिर्फ गलत फहमी हुई थी अभी तक कि भाई हमारे लिए काम कर रही है। तो ऐसी सरकार का हमें निषेध है, और रियली जो जनता के लिए काम करना चाहती है वैसी सरकार हमें चाहिए, वैसे लोग हमें चाहिए। तो ये इनको बेनिकाब करना जरूरी है। जो जनता जाने, अपनी आंखें खुले, अपनी दिमाग की बत्ती तेज करे और जाने कि ये पूरी षड्यंत्र था, और वैक्सीन उसके ऊपर था वो भी एक षड्यंत्र था। और अभी इन्होंने, इनकी डेयरिंग इतनी है कि और एक बड़ी महामारी आने वाली है, और उसके लिए वैक्सीन, उसका नाम भी दे दिया गया डिसीज एक्स, और उसके लिए एक वैक्सीन भी खोजबीन कर रहे हैं कि वो भी बना रहे हैं। एक अननोन महामारी जिसका इन्होंने नाम दिया, उसकी वैक्सीन भी बन रही है। मतलब दिन दहाड़े हमें उल्लू बनाना चाहते हैं, और ये तो एक अक्सर लोग उल्लू बन भी जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही जमकर पब्लिक ने निषेध करना चाहिए कि भाई हम इतने उल्लू नहीं जितना आप सोच रहे हो। और ये अच्छा हुआ कि आप ऐसी मीटिंग अरेंज करते हो ताकि जन जागृति हो सके। एक ही उपाय है जन जागृति करना। हाँ जी डॉक्टर साहब। और ये कोविड के ऊपर बाद में लोगों में अभी तो आए दिन हमारा पूरा मोबाइल भर जाता है, ये मर गया आदमी, वो मर गया, यंग लोग, एकदम जवान छोटे छोटे बच्चे लोग मरते हैं। मैंने देखा 17 साल का एक एथलेटिक बच्चा, इसने करीबन फरवरी में एक डोज लिया और जून में दूसरा डोज लिया, और नवंबर में कार्डियक अरेस्ट हुआ और ब्रेन डेड हो गया। एकदम तंदुरुस्त बच्चा, ऐसी हालत मैंने खुद देखा। और ऐसे आए दिन हमको ऐसे केसेस मिलते हैं, किसी को हृदय में इंजरी हुआ, किसी का स्ट्रोक हुआ,
किसी का साइकाट्रिक डिसऑर्डर बढ़ गया, किसी को टर्बो कैंसर हो गया। मेरा खुद का जो एक दोस्त है डॉक्टर, उसको तीसरे बूस्टर डोज के बाद टर्बो कैंसर हो गया। जैसे अगस्त में डायग्नोस हुआ और पहले डायग्नोसिस पे 4th स्टेज कैंसर। और जी डॉक्टर साहब, हम आपके पास फिर आते हैं। हाँ जी, हम आपके पास फिर आते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभय ओहरी। आप लोक स्वास्थ्य प्रबंधन रतलाम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, यूके की हाई कोर्ट में जब मामला प्रस्तुत हुआ तो उसके वो जो सिरम वाले थे, उन लोगों ने कहा कि इससे थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटो पेनिया सिंड्रोम की इसमें संभावना है। हमको डॉक्टर लोगों ने जीबी सिंड्रोम करके यहाँ पर किया था और पूरा कमर के नीचे पूरा एकदम लकवाग्रस्त हो गया। हम समझते हैं ऐसे न जाने कितने लोग पूरी दुनिया के पैमाने पर और हमारे देश के पैमाने पर हैं जो आपके सामने आज अपनी बात रखने लायक भी नहीं है, क्योंकि हमसे विदा हो रही है। तो इस बड़े जो आपदा एक तरीके से आमंत्रित की गई थी, बुलाई गई थी, और वो भी धंधा के नाम पे, और उस धंधा के एवज में उनसे चंदा लिया गया उनसे। तो इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हो? उसका आज की तारीख में भी उसके वो सिम्टम्स तो मौजूद है। अभय ओहरी जी, अभय ओहरी जी। जी सर, जी सर, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अभय ओहरी रतलाम से हूँ। जी जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, धीमी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी हाँ जी जी। बोलिए। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो ये 2020 और 21 में जो कोरोना का पूरे वर्ल्ड में जो कहर हुआ है, उस कहर से भारत जैसे देश बिल्कुल अछूते नहीं रहे हैं। और यहाँ पे जितनी मॉर्टिलिटी हुई है, इतनी मॉर्टिलिटी तो अपने से कई गुना छोटे देश, जहाँ पर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिनके हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर डेथ देखने को मिली है। और उसके पीछे कारण जो था वो कारण ये था कि पूरे वर्ल्ड में जब कोरोना फैला था, तो जितना व्यक्ति उस कोरोना के इन्फेक्शन से जितना डेथ नहीं, उससे ज्यादा वो मिसमैनेजमेंट और जो अव्यवस्थाएं थी उसके कारण हुआ है। जैसे अपन हॉस्पिटल की बात करें तो जितने भी हॉस्पिटल, चाहे मेडिकल कॉलेज लेवल के हॉस्पिटल हो, चाहे जिला चिकित्सालय लेवल के हॉस्पिटल हो, उन हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। और एक जो डर था, डर के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होना चाह रहे थे। और जितने हॉस्पिटल थे वो सारे कम पड़ गए थे, और जितने साधन संसाधन चाहिए थे वो कम पड़ गए थे। जैसे ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा था, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने का जो टेक्निकल कारण वैक्सीन था, वो की एक अपने शरीर के अंदर वो ज्यादा मात्रा में इन्फेक्टेड कर रहा था, और उसकी वजह से म्यूकस जो है वो हार्ड हो रहा था। और उस हार्ड होने की वजह से जो ऑक्सीजन की एक परमेबिलिटी जो होती है, जो एक ऑक्सीजन का जो जितना अवशोषण होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, और उसके कारण ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तो सरकार ने क्या करा कि कोरोना के मरीज को ऑक्सीजन के सप्लाई के नाम पर उन्होंने इतना डरा दिया कि ऑक्सीजन जरूरी है और ऑक्सीजन के बिना आदमी जिंदा नहीं रहेगा। तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई और वो मैनेजमेंट पूरा यहाँ पर सरकार फेल्यूर रहा सरकार का, और ये डेथ हुई। और उसके बाद आनन फानन में, जल्दबाजी में इन्होंने क्या किया कि वैक्सीन का खोज करने के लिए जो एक टीम लगी थी, चाहे वो वायरोलॉजी थे, उन्होंने आनंद फानन में जितना भी वैक्सीन बनाया, तो उस वैक्सीन का बिना क्लिनिकल ट्रायल, जो ह्यूमन ट्रायल होता है, वो बिना ट्रायल किए ही उन्होंने उसको जल्दबाजी में जनता के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। और भारत जैसे गरीब देशों में खासकर ये इसलिए ज्यादा हुआ कि यहाँ पर उनको ऐसा ट्रायल लेने के लिए फ्री के मरीज मिल गए। और फ्री के वैक्सीन के नाम पर जो एक जो वैक्सीनेशन का जो बिजनेस हुआ है, वो बिजनेस आपने बेहतर तरीके से बताया कि किस तरीके से इसमें बिजनेस किया और किन कंपनियों ने पैसा कमाया है। पर एक आम इंसान जो उस वैक्सीन के नाम पर डरा हुआ था, वो हर कीमत पे वैक्सीन लगा के या अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो संघर्ष कर रहा था, तो उनको उस समय वैक्सीन का ही एक सहारा था।
तो वैक्सीन के लिए उन्होंने लाइनें लग लग के और अपने नंबर लगा लगा के उन्होंने वैक्सीन लगवाया। हालांकि शुरुआती दौर में कई लोग वैक्सीन लगाने के पक्ष में नहीं थे, पर सरकार ने जिस तरीके से सख्ती की तो लोगों को मजबूर होना पड़ा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमसे कई छोटे ऐसे देश है जहां पर वैक्सीन लगी ही नहीं, वहां का मार्टिलिटी रेट कम है। इंडिया का जहां पर वैक्सीनेशन हुआ तो वैक्सीनेशन बाद मार्टिलिटी रेट ज्यादा बढ़ गया। ये डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है और डब्ल्यूएचओ ने खुद ने स्वीकार किया है कि आफ्टर कोरोना वैक्सीनेशन यहाँ पर हार्ट अटैक का मामले ज्यादा बढ़े हैं, ब्रेन स्ट्रोक के मामले ज्यादा बढ़े हैं, किडनी फेल्योर के मामले ज्यादा बढ़े हैं। और उसके पीछे कहीं ना रीजन यही था कि जो वैक्सीन लगाई जा रही थी वो वैक्सीन प्रोटीन की जो वाल है, प्रोटीन की जो वाल जो लेयर है, उस पे जो वायरस रहता है, उस वायरस को स्टोर होने से या उस वायरस को जिंदा रखने के लिए उसको उस लेयर को खत्म करने का एक पूरा प्रोसेस था। तो उस लेयर को खत्म करने के चक्कर में जो कोगुलेशन हुआ है ब्लड के अंदर, उससे क्या हुआ, ब्लड के थक्के जमना शुरू हुए, उससे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उससे हार्ट अटैक हुआ, किडनी फेल्यूर हुआ, किडनी के अंदर हिमेचूरिया हुआ और उसके कारण मैक्सिमम डेथ हुई। और जो कोरोना के दौरान समय व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट था, कुछ लोग तो ये नो डाउट कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हैं, और कुछ लोग जो मरे हैं वो ऑक्सीजन का ओवर सप्लाई, मतलब जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन देने से भी हमारे यहाँ पर डेथ रिपोर्ट हुई है। तो 1 लीटर पर आवर के हिसाब से अगर हमको ऑक्सीजन देना, वहां कोई ट्रेन नहीं, वहां कोई डॉक्टरों को पता जी वरी जी, आपका नेटवर्क वगैरह ठीक नहीं है। हम आपके पास फिर आते हैं। अपन एक बार चलेंगे, अपने बनारस आते हैं। हमारे मोदी जी आज की तारीख में दम के साथ कहते हैं कि हमारा क्या दोष है, जबकि सारा का सारा दोष, सारा का सारा वो तो जो आदमी उसका विज्ञापन कर रहा है, जो आदमी उसकी क्रेडिट ले रहा है, तो उसको वो भी लेना चाहिए। और बनारस जैसी जगह में, बनारस में जो उनका प्रतिनिधि था, जो उनका प्रस्तावक था, छन्नू लाल मिश्रा जी का दामाद यहाँ मर जाता है और उसको भी अस्पताल में उसका मुंह देखने के लिए भी पैसा लगता है। उसको 25,000 रुपए छन्नू लाल मिश्रा ही देते हैं। और बनारस जैसी जगह जो कि पूर्वांचल और ये पूरे बिहार को ये चिकित्सा मुहैया कराता है, बहुत दिनों के बाद यहाँ पर एक अस्पताल बाकायदे बन के तैयार खड़ा था। हमारे यूनिवर्सिटी के सारे हॉस्टल लगभग खाली हो चुके थे, उसमें व्यवस्था करवा सकते थे, लेकिन उसमें भी इन्होंने आपदा में अवसर तलाशा और टेंट लगवा करके उसका लंबा चौड़ा टेंडर किया गया और टेंट लगवा करके और उसमें इन्होंने व्यवस्था बनवाया। और यही हमारे बगल में इलाहाबाद में लाशों का अंबार लगा, जो कि रेत पर उखड़े उखड़े, फिर बाद में उसको ये बुलडोजर लगा करके उसको नुचवा करके। तो इन सारी चीजों पर मोदी जी को, इसके लिए आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे पत्रकार है शिवदास जी। शिवदास जी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा चल रहा हूं, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं लॉकडाउन के दौरान का। पिताजी की डेथ हुई थी उस दौरान, और ऑक्सीजन जो बनारस में ही हम लोग लेके आए। लेकिन एक चीज है कि जो हम पूरा, मतलब अगर हम कवरेज भी किए उस दौरान काफी चीजों को, तो इसमें मुझे गवर्नमेंट की कमियां ज्यादा दिखी। अब बात आई है जो कि कोविशील्ड की। कोविशील्ड पहले कोवैक्सीन आया था, अब कोविशील्ड का जब मामला आया तो ये हुआ कि अच्छा है खूब करके प्रचारित किया गया। तो हम लोग भी, मैं खुद जो था, तो हम लोग पहले नहीं लगवाना चाह रहे थे। फिर मैं दिल्ली गया रिसर्च, त्रिमूर्ति भवन वगैरह में, बाद में जब मुझे लाइब्रेरी करना था तो वहाँ सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि आपने लगवाया कि नहीं, यानी फोर्स किया गया है एकदम से। तो आप नहीं है तो फिर यूज नहीं कर सकते। तो फोर्स जो किया गया, तो जब आप फोर्स कर रहे हैं कोविशील्ड को लगाने के लिए, आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो इस दौरान जो चीजें आप किए हैं, तो अगर आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप क्रेडिट ले रहे हैं,
तो आप जिम्मेदार भी तो होते हैं। और आप जानते हुए, सब लोग जानते हैं कि ट्रायल मनुष्य पे करना डायरेक्ट अगर वो नहीं है तो इलीगल है, लेकिन जल्दबाजी में सब हुआ, आपने किया और लोगों की जान खतरे में डाली और आज लोग उसका परिणाम भुगत रहे हैं। थोड़ा मैं लेट से आया हूं, लेकिन बातें क्या हुई है पहले, इस वजह से मुझे नहीं समझ में आया कि क्या क्या बातें हो चुकी हैं। तो हो सकता है मेरी बातें रिपीट हो रही हो, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा तथ्यात्मक ही चीजें रखता हूँ जो अनुभव है अपना उस दौरान। तो मैं गया तो वहां फोर्स हुआ, तो मान लीजिए कुछ रिक्वेस्ट किया तो तत्काल में तो हो गया, लेकिन दोबारा जब गया तो उनको सर्टिफिकेट मुझे देना पड़ा, दिखाना पड़ा, क्योंकि उसके बिना हम एंट्री नहीं कर सकते थे। ऐसे ही हुआ। अब हम अगर कोविशील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे हम गौर करें। सभी लोगों को याद होगा कि जब फर्स्ट फेज का कोरोना काल आया था, उस दौरान डॉक्टरों ने प्रिस्क्रिप्शन की एक किट जारी की थी, सभी लोगों को याद होगा, बहुत लोग उसमें नोटिफिकेशन में था, और हम लोगों ने भी डॉक्टरों से बात की और वो प्रिस्क्रिप्शन, हम कई बार प्रभावित हुए और मैंने उसी प्रिस्क्रिप्शन को ही लिया और हम लोग उसी, और मेरे पूरे परिवार ने भी धीरे धीरे उसी प्रिस्क्रिप्शन को लिया। लेकिन गांवों में वो किट लोगों के पास नहीं पहुंच पाई थी, जबकि वो जागरूकता के आधार पे वो किट सबके पास पहुंचनी चाहिए थी और जागरूक किया जाना चाहिए। अब कहते जैसे हम लोग सुरक्षित हुए, उस किट को लेने के बाद ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, और उस दौरान तो वो किट हमको लगता है कि गवर्नमेंट दे सकती थी, बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन उसने नहीं बात, जिसके कारण और एक पैनिक क्रिएट किया गया। जिस ढंग से रिपोर्ट्स, मीडिया ने भी बहुत पैनिक किया और गवर्नमेंट ने भी उसी लेवल पे वो किया, और मौतें पैनिक होने की वजह से, क्योंकि उनका इलाज कायदे से नहीं पे, उनकी सेवा नहीं हो पाई, और फिर इस वजह से मौतें ज्यादा हुई। गांव में थोड़ा लोगों ने नेग्लेक्ट किया, तो वहां पे लोगों ने नेग्लेक्ट किया तो सेवा भाव रहा, तो लोग वहां पे ज्यादा सर्वाइव किए, ये भी बात है। लेकिन हाँ, जल्दबाजी में वो डॉक्टरों के पास चले गए जो प्रैक्टिशनर थे, खासतौर पे वेल क्वालिफाइड, अपडेटेड नहीं थे, उनके पास जैसे हमारे पिताजी पहुंच गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि टाइफाइड निकल रहा था, सिंपल सी बात है, उसमें टाइफाइड निकल रहा था, तो टाइफाइड का वो दवा चला रहे तो कफ सूख गया, अब वो प्रॉब्लम बढ़ा दे रहे थे। ऐसा ही हुआ, तो हम तो लेट में पहुंचे, तो दवा वगैरह चलाए तो राहत मिल रही थी, लेकिन स्थिति बिगड़ गई तो लेके आए। तो ये हम मानते हैं कि ये पूरा फेल्योर सिस्टम का है, और गवर्नमेंट ने सिस्टम पूरा उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो सिर्फ अपना कहें आपदा में अवसर तलाश रहे थे। इन्होंने आपदा में अवसर तलाशा है, एकदम क्लियर कट है। आदेश आप उसी हिसाब से जारी किए हैं। आप हम चलते हैं ये विभूत नारायण राय के पास। आप तो शायद पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, और ये तो सीधा सीधा अपराध का मामला बनता है। ये तो आदमी सीधा सीधा ये पूरी मौत का जिम्मेदार है, पूरे देश को मौत की आग में उसको झोंकने का जिम्मेदार है। इनके साथ आज क्या होना चाहिए कानूनी रूप से, विभूत नारायण राय जी? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो दो, मैं उसको दो भागों में बांटूंगा। एक तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ईश्वर ने सब कुछ हमको बनाया है और हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारे एक मित्र भी कह रहे थे, तो इस तरह के वैज्ञानिक चेतना हमें नहीं यहाँ फैलानी चाहिए। बहुत सारी चीजें ईश्वर ने बनाई थी, प्लेग बनाया था, हैजा बनाया था, पोलियो बनाया था। अगर ईश्वर ने बनाया था, अगर इसमें विश्वास करते हैं, तो मनुष्य ने अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि और अपनी तर्क शक्ति से उसका निराकरण ढूंढा, उसका उपचार ढूंढा। इसमें क्या घपला हुआ? देखिए, ये बहुत बड़ी आपदा अचानक आई, ये पूरी दुनिया स्तब्ध थी। आज भी उसकी बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन ने इसका एक कोई उनका प्रयोग असफल हुआ और उसका ये बहरहाल, ये तो एक, मैं इसमें विश्वास नहीं करता जब तक पूरे तथ्य हमारे पास ना हो। लेकिन ये अचानक आई आप। अब इसमें मैं अपने एक मित्र जो अभी कह रहे थे उनसे पूरी तरह सहमत हूं। इसमें हम कई तरह से असफल हुए। आपदा आई, इसके पहले जो वैक्सीन हम बनाते थे उनको कम से कम 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल उसका प्रयोग होता था, और मनुष्यों पर तो बहुत बाद में नंबर आता था। पहले खरगोशों पर, मेढक पर, चूहे पर, बहुत सारे तरीके थे। भारत चूंकि गरीब देश था तो सारे मल्टीनेशनल और सारी कंपनियों को इससे बढ़िया कहाँ मौका मिल सकता था।
यहाँ तो मनुष्य ही गिनी पिग बनने के लिए तैयार था और सरकार भी उसको रोक नहीं रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी। तो इसमें ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जो बड़े साधन संपन्न थे अस्पताल गए और मर गए, और बहुत से लोग जो अस्पताल नहीं गए वो बच गए, उन्हें भी हुआ कोविड। तो अब जैसा एक हमारी लालच की प्रवृत्ति है ना, हमारे डॉक्टर लुटेरे हैं, आप सब जानते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य सेक्टर है इसको क्या आप नहीं जानते हैं? कहीं भी चले जाइए आपको अपवाद स्वरूप 2-4% डॉक्टर मिलेंगे। जैसे आजमगढ़ शहर में मैं देखता हूँ डॉक्टर गौड़ हैं, पुराने आदमी, अभी भी वो 5 रुपया लेते हैं, लेकिन उन्हें सब पागल कहते हैं। तो हमारा डॉक्टर तो लुटेरा है, वो जितना पैसा वसूल सके। इसी आपदा में मैंने देखा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने के नाम पर पैसा लिया जा रहा था, और कई बार जब ज्यादा पैसा मिल जाता था तो एक मरीज से सिलेंडर खींच लेते थे, वो मर जाता था, किसी दूसरे पैसे वाले को सिलेंडर लगा दिया जाता था। तो ये सारी चीजें हुई। मोदी जी का दुर्भाग्य ये है कि देखिए चुनाव खत्म होने के पहले वो जो इलेक्शन बॉन्ड था वो सामने आ गया। उसी से ये पता चल रहा है कि ये सज्जन जिन्होंने अरबों रुपया कमाया है, अभी किसी मित्र आपने ने शायद कहा कि 30 या 35 रुपये ये जो वैक्सीन बनी थी, ये वैक्सीन तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बनाई थी ना, लेकिन वो बनाने के लिए हमारे सीरम इंस्टीट्यूट को थी, इनके पास इतने संसाधन थे, वो 30 रुपए की 800 रुपए में बेच रहे थे। और मजेदार बात इन्हें कहीं बाजार जाके बेचना ही नहीं था, सरकार खरीद रही थी, सरकार खरीद के बेच रही थी। और सरकार ने बहुत सारे छोटे गरीब मुल्कों को ये कहने के लिए कि हम बड़े बहुत महाशक्ति हो गए हैं और हम मदद करेंगे, उनको मुफ्त में भेजी ये वैक्सीन। तो इस वैक्सीन में दिक्कत हुई है, और ये इसी वैक्सीन में नहीं, इसके पहले भी कई वैक्सीनों को लेकर के इस तरह की स्थितियां आई हैं, जब ये दिक्कत हुई है कि भाई जो चीज 10 साल में तैयार हो सकती थी, आपने जल्दीबाजी उसे 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, जो एक स्वीकृत प्रोसीजर है, जो एक बहुत सालों से, आखिर ये पहली वैक्सीन तो नहीं बन रही थी ना। देखिए हमने प्लेग खत्म किया, हमने हैजा खत्म किया, हमने एड्स का मुकाबला किया, हमने पोलियो खत्म किया। तो ये जो भी वैक्सीन बनी है 10 साल की मेहनत और 10 साल के प्रयोग के बाद बनी थी। ये वैक्सीन धड़का बनी और आपदा में औसत जो मोदी जी कहते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा तो उन्हीं की पार्टी को मिला। आप देखिए जो कमाया सीरम इंस्टीट्यूट ने, उसका एक बड़ा हिस्सा बॉन्ड खरीदने में दे दिया, अलग बड़ा हिस्सा, मैंने गलत कहा, वो छोटा हिस्सा 50-60 करोड़, ये क्या है, उन्होंने हजारों करोड़ कमाया होगा। अब पता नहीं मेज के नीचे से कहीं गया है तो अलग बात है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से तो पता चल गया हमें कि उन्होंने उस समय की सत्ता पार्टी को इतना पैसा दिया। तो ये हमारे एक मित्र बहुत सही कह रहे थे कि हमें अपने अस्पतालों की व्यवस्था सुधारनी चाहिए थी, पहले सुधारनी चाहिए थी, लेकिन अब भी चाहिए। अस्पतालों के डॉक्टरों को हमें ह्यूमन बनाना चाहिए, मनुष्य बनाना चाहिए, लुटेरे ना रहें, लालची ना रहें, हमें वहां पे सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। आप देखिए उस जमाने में तो मैं एम्स की बात कर सकता हूँ, दिल्ली में एम्स में उन्होंने डेली वेजेस पर गरीब लड़कों को रख लिया। उस समय हॉस्पिटल, ये होटल्स बंद हुए, तो वहां जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर के बच्चे थे, जो बैरे का काम कर रहे थे, जो रूम मीटर का काम कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे क्योंकि टूरिज्म खत्म हो गया था। उनको एम्स ने आधे पौने उसमें डेली वेजेस पे रख लिया और सारे असुरक्षित कामों के लिए उनको लगाया। उनके डॉक्टर या उनके अपने जो परमानेंट सरकारी एम्प्लॉय थे वो बाहर रहते थे, अब वो दूर से जाके दवाएं फेंकते थे, खाना फेंकते थे। तो मतलब हम एक जो मनुष्य के स्तर पर हमें करना चाहिए वहां फील्ड में, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती थी जिसका बहुत खराब तरीके से मुकाबला किया गया। और आपदा में अवसर, अगर मुहावरे का प्रयोग कर रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी को 40-50 करोड़ कुछ पैसा भी मिला। तो ये एक देखिए 2 चीजें, फिर मैं क्योंकि समय कम है, एक तो हमें ये वैज्ञानिक बात नहीं फैलानी चाहिए इसमें कोई ईश्वर बैठ के कुछ कर रहा है। और मैं कई डॉक्टरों से मिला हूँ जो इसे बड़े गर्व से बता रहे थे कि हमने तो हजारों सर्टिफिकेट फर्जी दिए। मत लोगों की जान से मत खेलिए, आप अपने जो आपका अधूरा ज्ञान है उसको दूसरे पर लाद करके आप वैज्ञानिक चेतना को ऐसा मत करिए। और दूसरी चीज, आप हमारे सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जो चिकित्सा का, जो स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करें, और गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में भी ऐसी सुविधाएं बनाएं जो हर आदमी बड़े शहरों में दिल्ली की तरफ भागे। तो ये अगर इस तरह से चुनौती को लिया जाए तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा। जी
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं बम्बई, फिरोज मीठी बोरवाला साहब के पास। बम्बई में भी इस तरीके की तो बहुत सारी घटनाएं हुई, वो तो पूरा देश उससे पीड़ित था। लेकिन आज की तारीख में जिस थेथराई के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी का पूरा परिवार अपना लगा हुआ इसको डिफेंड करने में, इनको किसी कोने से शर्म नहीं आ रही है। आप इस पर टिप्पणी, फिरोज मीठी बोरवाला साहब, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हैं बोरवाला साहब, आप फिरोज जी म्यूट है, अनम्यूट कीजिए जी। जी 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 जी, ये सिर्फ मोदी का सवाल नहीं है, ये सिर्फ मोदी का सवाल नहीं है। मोदी जी सत्ता में है, प्रधानमंत्री है, इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी है। सभी राजनीतिक दल ये वैक्सीन के साजिश में शामिल है। शरद पवार जैसे लोग भी इसमें शामिल है, जिनका पूनावाला के साथ रिश्ता है। ठीक है, राहुल गांधी खुद बिल गेट्स के साथ मिलकर ये सब मामले हुए हैं। तो पॉइंटर्स के 2-3 मुद्दे यहाँ छूट चुके हैं। यहाँ का हेडलाइन ये है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, जिसपे यहाँ बात ही नहीं हुई है। जो अभय खेड़ा जी जानते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही मूवमेंट के हैं, अवेकन इंडिया मूवमेंट, जो बेसिकली ये पूरे साजिश, ये कोई ऐसे ही आई हुई साजिश नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन ये कोई कोविड आ गया और वैक्सीन 6 महीने के अंदर बन गई। ये ऐसा नहीं है। इसका हम लोगों ने बहुत अभ्यास किया है। हाई कोर्ट में हमारी टीम, हम 2 लोगों ने बम्बई हाई कोर्ट में हम लोगों ने केस फाइल किया था, जब बम्बई लोकल ट्रेन पे ये प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट में गए और हम लोग ने वहां मैंडेटरी वैक्सीनेशन के खिलाफ केस जीता। बम्बई हाई कोर्ट में हम लोगों ने केस जीता। महाराष्ट्र में जितने स्कूल और कॉलेज में जो लेटर जा रहे थे स्टूडेंट्स को कि आपको वैक्सीन लेने होंगे, हमारी टीम्स एक स्कूल और कॉलेज में गई, लीगल लेटर लेकर गई थी कि एक कंसेंट होता है, आप कंसेंट तो मांग नहीं रहे हो, और अगर किसी बच्चे को कुछ हुआ तो आप जेल में जाओगे। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। एक पूरा मूवमेंट अवेकन इंडिया मूवमेंट के काम से चलाया था। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये कोविड जो है, जो वायरस है, वो बनाई गई है। उसका एक प्रोसेस होता है, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, जिसमें वैक्सीन पे काम होता है और वैक्सीन को वेपनाइज किया जाता है। तो ये जो एक फ्लू की वायरस है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया और ये पहला पूरे दुनिया पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये ग्लोबल एक्सपेरिमेंट, जिसका पहला कदम था कि एक डिजीज आया है, पूरी दुनिया को लॉकडाउन करो, उन्होंने पूरी दुनिया को लॉकडाउन करवा दिया। उसके बाद बोला कि उससे बचने के लिए मास्क पहनो, तो मूर्खों की तरह लोग पूरे देश में मास्क पहन रहे थे, गांव में नहीं पहन रहे थे, शहरों में सबको डरा दिया था। उसके खिलाफ ही हम लोग कोर्ट में गए। हम लोगों ने सरकार को एक आरटीआई लिखी कि मास्क के साइंटिफिक फायदे बताइए, तो उन्होंने बोला हमारे पास उसका कोई रिसर्च नहीं है, मास्क पहनने के बाद क्या फायदे होते हैं, कैसे आप बचोगे, कुछ भी नहीं है। पूरी प्रोग्रेसिव मूवमेंट, वामपंथी, समाजवादी जो अनभक्त थे साइंस के साइंस ने बोला कि वैक्सीन सही है, मास्क सही है, तो सब वहां लगे थे। अभी सबके फोन आ रहे, फिरोज भाई आप सही बोल रहे हो, वैक्सीन के नुकसान है, मगर अभी तक वो पूरा एजेंडा नहीं समझे। और वो मैं थोड़ा आपको एजेंडा बता देता हूं। वैक्सीन एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल है, वैक्सीन पासपोर्ट बनेंगे। इसी दौरान बात हुई थी कि इंटरनेशनल ट्रायल के लिए यहां भी एक वैक्सीन सर्टिफिकेट की बात हो गई थी। आपको बंबई से दिल्ली जाना है, बंबई टू पुणे जाना है, लखनऊ टू कानपुर जाना है, आपके पास एक वैक्सीन कार्ड और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये वैक्सीन कंट्रोल का वो पार्ट है। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि हमको जो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने वो टाइम में वैक्सीन मैंने लिया था, मुझे कोविड हुआ था, एक लाइट कोविड आया था, वो अजीब वो गरीब किस्म की खांसी थी, और मैंने अपने आप सेल्फ मेडिकेशन से, सिंपल मेडिकेशन की बात थी, फ्रूट और वेजिटेबल जूस और कुछ लाइट मेडिसिन, जिंक और विटामिन डी, उससे मैंने अपने आप को ठीक कर दिया था। कोविड होने से मुझे एक फायदा हो गया, मेरी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ गई। और वो जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी जो 3-6 महीने में खत्म हो जाती है, उससे 29 गुना अच्छा है, और उसके बाद में एकदम सेफ हो गया था। इसलिए जब सेकेंड वेव कोविड का आया तो बंबई के बस्तियों में कुछ नहीं हुआ, जो लोग जो फंसे वो मिडिल और अपर क्लास के लोग फंसे थे। ठीक है, द पॉइंट कम्स के ये जो पूरा वैक्सीनेशन का एजेंडा है, जो आंदोलनों के अंदर चर्चा नहीं हुई, और जो मैंने पहला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टर्म का जिक्र किया, मोदी जी ने उसका 2 बार जिक्र किया। एक बार उसने 5 मिनट का अंग्रेजी में भाषण दिया, और उसके बाद 15 अगस्त के दिन लाल किले से उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है?
मोदी जी पहले ग्लोबल साउथ थर्ड वर्ल्ड के लीडर है जिन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डेवोस, क्लॉस स्वॉप का पूरा एजेंडा है कि ये जो नई दुनिया बनेगी वो एक सर्वेलेंस सिस्टम, एक सिक्योरिटी स्टेट, हेल्थ वेपनाइज किया जाएगा, जिसमें WHO एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएगी। उसको मैं समझा तो क्या है, WHO एक पैंडेमिक एक्ट ला रही है कि अगर ऐसा कोई डिजीज XYZ आया, जो डिजीज एक्स की अभय छेड़ा ने बात की थी कि बिल गेट्स तो बोलता ही कि 6 महीने के बाद और एक कोविड आने वाला है और वो बहुत ही हानिकारक होगा, इस बार बच्चे मरेंगे। ना CIA को पता, ना मोसाड को पता, ना रॉ को पता, बट बिल गेट्स को पता होता है कि एक वायरस आने वाली है, क्योंकि वो खुद बनवाते हैं। बिल गेट्स इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है जो दिखता है, उसके पीछे भी बहुत सारे कल्प्रिट है। वो एक क्रिमिनल आदमी, मास मर्डर है, जैसे सारिस पूना वाला है, जैसे मोदी है, ठीक है। ये मास मर्डरर है, जानबूझकर उन्होंने लोगों को बीमार करवाया, मरवाया। तो ये जो न्यू वर्ल्ड एजेंडा है, अभी मैं रशिया से लौटा हूं, रशिया में एक पूरी टीम मिली है, फिनलैंड की भी लोग थे, हम तो और कुछ कारण से मिले थे, मगर वहां भी मुझे लोग मिले जिन्होंने वैक्सीन का विरोध किया है। जो WHO पैंडेमिक ट्रीटी, और पैंडेमिक ट्रीटी क्या है, पैंडेमिक ट्रीटी ये बोलती है कि अगली बार ऐसा कोई कोविड वाला हादसा आया तो WHO तय करेगी कि पूरी दुनिया को बंद करना है कि नहीं। आपकी सरकार नहीं तय करेगी, हमारी सरकार नहीं तय करेगी। उसमें हमारा संविधान, हमारी संप्रभुता, किसी भी देश का कोई उसमें लागू नहीं होगा। यह है WHO की एक वैश्विक सरकार की शुरुआत, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य को भी वेपनाइज कर दिया। दे वेपनाइज्ड हेल्थ। हमारा शरीर अभी हमारा एक वीक पॉइंट बनाने की बात है। ओके, द अदर पॉइंट आई वांट टू से कि ये पूरा एक लिस्ट है अभय छेड़ा जी ने जो बनाया है, जिसमें वैक्सीन के जो पदार्थ है उसका उन्होंने पूरा निकाला है। ये इतना खतरनाक लिस्ट है कि मैं पढ़कर ही आधा बेहोश हो गया था कि ये हम लोग, क्योंकि बचपन में तो ले लिया था, मैंने मेरे बच्चों को भी दिया था। मेरे कुछ दोस्त है जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं दिया, एकदम स्वास्थ्य है। एक डॉक्टर मिले थे हैदराबाद में जिन्होंने अपने बच्चे को दिया था, उसको मेंटल ऑटिज्म हो गया अपने बच्चे को। उसके बाद उसको समझ में आया कि ये 1 करोड़, उनका फिगर है कि 1 करोड़ 21 लाख बच्चे इस देश में वैक्सीन लेने के बाद उनको ब्रेन डैमेज हुआ है, ऑटिज्म हो गया। क्योंकि इसमें जो मर्क्यूरी और एल्यूमिनियम होता है वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके दिमाग में जाता है और बच्चे को फिर मेंटल ऑटिज्म होती है। ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम वैक्सीन का हो गया है। और जो वहां जो वैक्सीन नहीं चलती, जिसमें मर्क्यूरी, वहां सब इंडिया और हम जैसे देशों में लोग डंप करते हैं। ठीक है, आखिरी बात मैं जो बोलना चाहूंगा कि हमारे पास क्योर है डिटॉक्स का, और एक बहुत सिंपल क्योर है। 1931 में एक नोबेल प्राइज मिला था एक डॉक्टर को, और उसका ये है कि सीक्रेट है कि ऑक्सीजन वो सेल तक पहुंचना चाहिए। तो ये दवाई, और जब लोग खाना खा रहे हैं तो आपका बॉडी वीक हो रहा है, आपके सेल वीक हो रहे हैं, तो क्लोरीन डाइऑक्साइड का एक फॉर्मूला है, वो पानी में मिलाकर पीजिए, वो ऑक्सीजन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और आपको बॉडी को डिटॉक्स करता है। क्योंकि कैंसर बढ़ा है, हार्ट अटैक से लोग मरे हैं, बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, पूरी दुनिया में। और हम जैसे लोग जब ये बोल रहे थे कि वैक्सीन एक वेपन है, गांधी जी तो पहले ही समझ चुके थे। गांधी जी केवल एक मात्र वैश्विक लीडर है जिन्होंने उस जमाने पे वैक्सीन का विरोध किया था, और हम लोग उसकी बात नहीं समझे। तो ओनली कल्प्रिट हमारी सब राजनीतिक दल को फ्री में बांटो, फ्री में बांटो। क्या फ्री में बांटो भाई, क्यों बांटो? लॉकडाउन में सब शामिल थे, मास्क पहनाने में सब शामिल थे, और ये पूरी जो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी है ये, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। आज 4 साल के बाद उसकी चर्चा हो रही है हमारे बहुजन समाज पे, जब हम जैसे लोग जगन्नाथ चैटर्जी को बुलाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपोज कर दिया है। हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर अनुराधा भट्ट आप जी, आप रांची से हैं, और आपने पूरे समाज को, पूरे आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के चलते एक नैराश्य का वातावरण बना और अवसादग्रस्त हो गया पूरा का पूरा देश और पूरा समाज। आप इसको किस तरीके से देखती हैं अनुराधा भट्ट जी? आप सभी को नमस्कार। और बहुजन सवाल में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो चर्चा चल रही है, इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी जब मुझे मिल रही है तो बाकी लोगों को भी मिल रही होगी।
जैसे सर आपने कहा, कोविड के दौरान जो काफी जो आइसोलेट हो गए थे, मीन्स जो हमारा समाजीकरण नहीं हो रहा था, तो वो एक बहुत परेशानी थी। फिर एक जो डे टू डे लाइफ में जो रूटीन थी वो हमारी बंद हो चुकी थी, हम लोग घर पे सीमित हो गए थे। कहीं ना कहीं जो एक अजीब सा भयावह स्थिति भी थी, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी मीडिया के थ्रू, और हम लोग ट्रीटमेंट, मेडिकल जो फैसिलिटीज थी, जो भी था उसमें हम लोग जो भी बीमार हो रहे थे उसमें जाने की कोशिश, और जो लाइफ जो जाना बहुत थ्रेटनिंग था सबके लिए, बच्चे से लेकर जो ओल्ड एज तक काफी अफेक्टेड थे। उस समय दौरान तो काफी दिक्कत हुई थी, और जो वैक्सीन एक मैसेज जो था कि लोगों को एक आशा एक रहती है कि उसके थ्रू हम लोग ठीक हो पाए या दोबारा कोविड नहीं हो, इस तरह की बातें आई। लेकिन आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात है कि इस तरह के जो अभी इंफॉर्मेशन आई कि जो जिस माध्यम से भी आया है, कंपनी के थ्रू आया है, क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक तथ्य बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं एक बात जरूर ये बोलना चाहूंगी कि इस तरह के जो मैसेजेस आए हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे इंडिया में जो लोग ने भी कोविशील्ड लगाया है, तो उनमें एक थोड़ी सी भी मन में जो डर की भावनाएं हैं वो बढ़ गई। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये हो रहा है कि जितने भी जो 40 टू 50 इयर्स के जो थे जनरेशन के, जो इधर से देखे भी जा रहे थे, रिसर्च आ भी रही थी कि उनको कार्डियक अरेस्ट या ब्लड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन के थ्रू ही हो रही थी, क्योंकि हमारा इंडिया पे काफी बड़ा, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, इसमें कहना मुश्किल है। लेकिन जब से ये न्यूज में आई है तो लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार लोगों में चर्चा ये हो रही है कि क्या हम लोग अभी जाकर पैथोलॉजी सेंटर जाए या डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्या अपने हार्ट की हम चेक कराए या इको टेस्ट कराए। तो ये जो स्थिति हो रही है, मीन्स जो डर की भावना, वो एक अच्छी नहीं है। और एक जो भी माध्यम रहा हो सरकार का, कि ऑब्वियसली ये काफी दुखद है अगर ये बात अगर आती है कि सरकार ने इस तरह से, गवर्नमेंट ने मिलकर ये प्लानिंग करके इस तरह से की है, तो लोगों को एक बहुत बड़ा विश्वास लोगों उठ जाएगा, और इलेक्शन का टाइम भी है। तो मैं यही कहना बेहतर समझूंगी कि जितने भी लोग हैं, सबसे पहले जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आती है तो खुद का अपना एक जो जानने की कोशिश करें कि सत्य क्या है, ये हमारे में इफेक्ट कैसे है। क्योंकि कोविशील्ड मुझे लगता है कि हमारे झारखंड में, मैं रांची से हूँ, तो हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा कोविशील्ड की ये वैक्सीन इन्होंने लगाया है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, यहाँ तक कि जब थर्ड डोज की बात आई तो उसको काफी कम पॉपुलेशन को कवर किया गया था, क्योंकि लोगों में, मेडिकल स्टाफ को पहले लगाया गया था, बाद में उसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल गए तो लोग जो जनरल पॉपुलेशन है वो नहीं लगाए थे, जो डाटा आया था हमारे पास में। लेकिन अभी जो वर्तमान, अभी एक दो दिन में आप देखेंगे कि इसमें और भी ज्यादा चर्चा होगी, और लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर से ज्यादा संपर्क करेंगे। इसमें एंजाइटी होने की काफी ज्यादा संभावना रहेगी, स्लिप की भी प्रॉब्लम रहेंगी, घर में आपस में बातें भी होंगी, और कहीं ना कहीं इससे फिर से, मतलब ड्यूरिंग कोविड वाली स्थिति में भी आने की संभावना हो कि कोविड नहीं है पर फिर भी हमें मनोवैज्ञानिक रूप से हम परेशान हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी होती है कि कहीं मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो जाए। जैसे आज 2-3 पेशेंट आए थे, तो वो कह रहे थे कि क्या हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे जब से सुने तब से बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि हमारे बॉडी में कहीं चेंजेस हैं, हम कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। और इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये जितने अगर स्प्रेड होंगी तो फिर आप विद इन 1 वीक आप देखेंगे कि एक अलग डाटा हमारे सामने में आएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी बहुजन समाज के कि अपने में थोड़ा धैर्य रखना है,
और पेशेंसली काम करना है, जो एक्सपर्ट है उनसे संपर्क करना है, और बेहतर है कि आप जो डे टू डे लाइफ में एक्सरसाइज है, जो खान पान है आपका, वो बेहतर बनाए, और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो रखे। तो जो इग्नोर नहीं करना है अपने हेल्थ को। अगर बीपी, जैसे गर्मियों में बहुत सारे, जैसे बीपी के बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं कि मेडिसिन नहीं लेते, तो कि नहीं वो स्वेटिंग हो रही है तो बीपी ऐसे ही कम है, जो भी स्टिग्मा है हमारे समाज में, तो ये सब डिसीजन अपना नहीं ले, और थोड़ा सा पॉजिटिव लेके रहे। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। अब हम चलते हैं राजस्थान, अपने रवि यादव जी हैं। रवि यादव जी, ये जो हमारी मौजूदा सरकार है ये तो घोषित तौर पे कहती है कि हम तो गुजरात के हैं, हम तो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, और उनका बिजनेस यहाँ तक चला जाएगा इसका तो अंदाज नहीं था। अभी जैसे बातचीत कर रही थी कि पूरे देश में एक अविश्वास का माहौल इससे बना है कि हम किसके ऊपर भरोसा करें। जो हमारा अगुआ है, जो हमारा सबसे विश्वसनीय नेता है, और उसके कहने पर हमने घंटा बजा दिया, थाली बजा दिया कि इसी से कोरोना भाग जाएगा। उसके बाद भी जब ये चीजें आ रही है कि हमारी भावनाओं का भी दोहन हुआ, हमको मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रताड़ित किया, तो इसका ये समाज पर, राजनीति पर आप इसका क्या असर देख रहे हैं, और आने वाले भविष्य का इसका क्या देख रहे हैं? रवि यादव जी। बहुत शुक्रिया तिवारी जी। आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। एक शेर है, पहले तो जुनूने मेरे तैयार किया बुत, पहले तो जुनूने मेरे तैयार किया बुत, अब फोड़ता रहता हूं मैं सिर संगे गरां से। तो ये आपको आज ही क्यों पता लग रहा है? ये अभी राय साहब ने काफी अच्छी बात कही थी, उन्होंने तार्किक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, पर वैज्ञानिक सोच को प्रधानमंत्री जी ने उसी समय ताली थाली बजवाना और इस तरह का जो कुछ भी ड्रामा किया उस समय आपने जिक्र कर ही दिया है उसका। कुल मिला के यह है कि गांधी जी का भी जिक्र आया अभी थोड़ी देर पहले। मैं समझता हूं कि गांधी जी ने एक बात कही थी कि आप साध्य के बजाय साधन पर ध्यान दीजिए। अगर साधन अपवित्र है तो साध्य भी पवित्र नहीं हो सकता। जब आप चंदा ले रहे हैं उस व्यक्ति से जो वैक्सीन, यानी इतनी मुसीबत के समय पर, प्राकृतिक आपदा है, आपका कोई उसमें हाथ नहीं है, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आपकी सदिच्छा है, हम ऐसा मान के चलते हैं। अगर ऐसा है तब भी क्या उस वैक्सीन वालों से आपको चंदा लेने की जरूरत है? और वो चंदा ले रहा है तो सामान्य सिद्धांत है बिजनेस का, बिजनेस का सिद्धांत सामान्य है कि वहां लाभ कमाना है, और लाभ कमा रहा है तो जब भी आपको कुछ दे रहा है तो वो आपको अपने उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल कर लेगा उसे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल करेगा, या तो उसके इनपुट्स खराब होंगे या तो उसके आउटपुट खराब होंगे, सामान्य प्रक्रिया है। तो आप उस व्यक्ति से चंदा ले रहे हैं जिस व्यक्ति पर आपके देश के लोगों की जान बचाने का आप दावा कर रहे हैं। आपको महामानव होने का जुनून सवार था उस समय, जिसके लिए आपने उसका ट्रायल नहीं किया। आपको जल्दी से जल्दी वैक्सीन करवाना था, दूसरे देशों को देना था। एक महत्वपूर्ण बात कही थी, मेरा हालांकि मैं उनसे सहमत हूं, राय साहब है नहीं अभी, कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स लुटेरे हैं। मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन डॉक्टर लुटेरे हैं क्यों, उसके पीछे भी जाना चाहिए। आज की तारीख में एक मेडिकल कोर्स की फीस क्या है? पीजी कोर्सेज करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे आदमी को? कहां से लाएगा? उसने इसके लिए तो किया नहीं है। जो भी स्किल लिया है उस स्किल से अंततः उसको पैसा कमाना है। जो पैसा खर्च किया है उसने, उसको भी निकालना है। तो करोड़ों रुपए खर्च करके जो कोर्स कर रहा है, उसके बाद में करोड़ों रुपए खर्च करके अपना कोई नर्सिंग होम स्टेब्लिश कर रहा है, वो व्यक्ति कहां से लाएगा पैसा? पैसा तो निकालेगा। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है एक वेलफेयर स्टेट में, जहां आपको इस तरह की जो हेल्थ और एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट को देना चाहिए। और कोई भी ऐसा कंट्री जो हेल्थ और एजुकेशन नहीं दे सकता, उसे वेलफेयर स्टेट कहलाने का कोई हक नहीं है। उसको वेलफेयर स्टेट नहीं कहना चाहिए अपने आप को। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्थितियां हैं, आज भी हेल्थ का बजट क्या है हमारा, और क्या हमने अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनको
अब जब तक हेल्थ बजट ही नहीं है तो हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति होगी? क्या मेडिकल कोर्सेज की फीस पर हमने ध्यान दिया है? तो कुल मिला के जो बेसिक चीज है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही है, लेकिन जब हम वोट ही अलग कारणों से देते हैं तो जैसा कहा अभी अनुराधा जी ने कहा कि पॉजिटिव रखना है लोगों को, बिल्कुल ठीक बात है उनका कहना, पॉजिटिव रखना है। और पॉजिटिव तो उस समय हमारे जो परम पूज्य संघ प्रमुख हैं उन्होंने कहा था कि वो जो भी चले गए हैं वो सब मोक्ष को चले गए हैं। तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो चले गए हैं वो मोक्ष गए हैं, जो जाएंगे वो मोक्ष जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम सुधर जाते हैं, हम समझ लेते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन किस तरह क्या कर रहा है। जो व्यक्ति वैक्सीन के उसमें पैसा ले सकता है, अभी प्राइम मिनिस्टर केयर आने दीजिए, ये भ्रष्टतम सरकार है हिंदुस्तान की, इतनी भ्रष्ट सरकार कोई नहीं थी, इनका नैतिकता से कोई वास्ता नहीं है, ये मौतों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये किसी भी स्थिति में जिसने नैतिकता को पूरी तरह से हटा दिया है, ऐसे व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, तो ये आपका अपना भोलापन है, उस व्यक्ति की कोई कमी नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। जी तिवारी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलांजलि दे दिया। अब तो धंधे की सरकार हो गई है, और धंधे की भी सरकार में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे सरकार की होती है, उसमें से कोई ये जी बोरवाला जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तिवारी जी जी बोलिए। तिवारी जी 1 मिनट 2 मिनट की बात है। बेसिकली वी आर मिसिंग द मेन एजेंडा आउट हियर। ये सिर्फ वेलफेयर स्टेट का सवाल नहीं है। अगर यही वेलफेयर स्टेट आपको फ्री में कोविशील्ड देगी तो उसका मतलब क्या है, पहले वो तो पूछे। वेलफेयर स्टेट में भी जो सुरक्षा का सवाल है एक एक व्यक्ति का, ठीक है, ज्यादा ज्ञान है इस पे, उनको ज्यादा मौका देना चाहिए था हमको, और कुछ कार्यक्रम फॉलोअप की बात है। सो इट इज अ लार्जर एजेंडा। हम लोग ने जो बात कही वो कहीं रजिस्टर ही नहीं हुई बाकी के वक्ताओं पे। ये एक न्यू वर्ल्ड एजेंडा, वैक्सीन एज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ठीक है। क्या हुआ था लॉकडाउन में, क्या हुआ था, आप घर से नहीं निकल पा रहे थे, आपके बिल्डिंग के रास्ते पे नहीं जा रहे थे, ओके। आप एसेंशियल, अडानी अंबानी एसेंशियल है, मगर छोटे दुकान वाले वगैरह वगैरह, फेले ठेली, आप सब घर में बैठो। इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उनको 8 बिलियन की आबादी में 7 बिलियन मरवा देना है। क्या आप भूखे मरो, आप दवाई से मरो, वैक्सीन से मरो, वॉर्स में मरो। दे आर सेइंग कि ये दुनिया में ये लोग के लिए भी जगह ही नहीं है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली दुनिया आ रही है, जिसमें बहुत सारे काम वो लोग ही करवा देंगे नई टेक्नोलॉजीज के साथ, जिसको वो लोग 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पीपल डू नॉट मैटर। आम लोगों का ये दुनिया में कोई, आज जी बरोबर सर, जी अमेरिका में, ठीक है। तो आप जो हेल्थ और अस्पतालों की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अभय छेड़ा और उस जैसे जो लोग हैं दुनिया में, जो डॉक्टर्स हैं, वो कुछ और बात कर रहे हैं। उनका भी साइंस है। जो हमारे पुलिस वाले चले गए, उनका भी साइंस है। कोई एक साइंस नहीं है। हमको साइंस का भी, ना धर्म का अनुभव, ना राजनीतिक दलों का अनुभव, ना साइंस का अनुभव, ओके। सो कुछ नई बातें सामने आई है दुनिया में, और वो आज रिफ्लेक्ट सिर्फ अभय छेड़ा और नहीं कर पाए। बाकी का आई थिंक दिस एंटायर डिस्कशन रिक्वायर्स more people, and I thank everyone for being here. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने देखा कि सरकार की जो मूलभूत जो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका भी उसका भी निर्भर नहीं कर रहे हैं। और जो खुल के सामने आया है कि जनता के स्वास्थ्य की तो ये बात कर ही रहे हैं, उसको मौत के सौदागर बन के, उसके मौत की ये आपदा बुला करके, और फिर उसमें अवसर निकाल करके, और अपने मित्रों को केवल और केवल धन कमाने का
ये काम किए। इससे ज्यादा विभत्स काम तो और हो नहीं सकता है। देश की जनता